तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब के मामले में अपना फैसला सुना दिया है और कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनने की कानूनी मान्यता हासिल नहीं कर सकती। अदालत ने यह भी बताया है कि जिन 6 मुस्लिम छात्राओं ने इस मामले में याचिका दायर की थी, वो इस बात को किसी भी रूप में साबित नहीं कर पाई कि उन्हें शुरुआत से ही उनके स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत मिली हुई थी। अदालत ने इन मुस्लिम छात्राओं की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर वो बिना हिजाब के स्कूलों में पढ़ती हैं तो ये इस्लाम धर्म का अपमान होगा और इससे इस्लाम धर्म का महत्व कम हो जाएगा। बल्कि कोर्ट ने यह कहा कि अगर ये मुस्लिम छात्राएं हिजाब नहीं पहनेंगी तो इससे इस्लाम धर्म खतरे में नहीं आएगा। दूसरी बात, अदालत ने यह कही है कि स्कूलों और कॉलेजों में यूनिफॉर्म की व्यवस्था कानूनी तौर पर जायज है और इससे संविधान में दिए गए अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। यानी जो मुस्लिम छात्राएं स्कूलों में हिजाब पहनने को अपना संवैधानिक अधिकार बता रही थीं, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस फैसले में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है और सरकार चाहे तो वो उचित प्रतिबंध कभी भी लगा सकती है। और तीसरी बात, अदालत ने कर्नाटक सरकार के उस सर्कुलर को सही माना है जिसे 5 फरवरी को लागू किया था। तब इस सर्कुलर के तहत सरकार ने उन सभी शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी जहां छात्रों के लिए यूनिफॉर्म तय की गई है। मैं आज हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी अपने साथ लेकर आया हूं और इसमें क्या बड़ी बातें लिखी हैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। लेकिन जब तक मैं आपको ये बातें पढ़कर सुनाता हूं, एक सवाल अपने दिमाग में रखिएगा कि क्या हाईकोर्ट का फैसला अब हमारे देश के लोगों को मान्य नहीं है? क्या इस फैसले को नहीं माना जाना चाहिए? और वो लोग कौन हैं जो ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के इस फैसले को हम नहीं मानते? इस पर आप सोचिए, तब तक मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये हाईकोर्ट का फैसला है। हाईकोर्ट किसी भी राज्य की सबसे बड़ी कोर्ट होती है, उससे ऊपर एक ही अदालत है, सुप्रीम कोर्ट। और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया है। लेकिन आज हाईकोर्ट ने क्या कहा है, देखिए। देयर इज एब्सोल्युटली नो मटेरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड टू प्राइमा फेसाई शो दैट wearing of hijab is a part of an essential religious practice in Islam. It is not that if the alleged practice of wearing hijab is not adhered to, those not wearing hijab become the sinners. Islam loses its glory and it ceases to be a religion. In view of the above discussion, we are of the considered opinion that wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. साफ साफ लिखा है इसमें कि अदालत हिजाब को इस्लाम का जो रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है वो नहीं मानती। ये इसमें लिखा है। आगे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात अदालत ने लिखी है, वो भी आपको बताता हूं। उन्होंने B.R. अंबेडकर, जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, उन्हें कोट किया है और उन्होंने पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया नाम की किताब से, जो कि B.R. अंबेडकर ने ही लिखी थी 1945 में, वहां उन्होंने कोट किया है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, अ वुमन इज अलाउड टू सी ओनली हर सन, ब्रदर्स, फादर, अंकल्स एंड हस्बैंड और एनी अदर near relation who may be admitted to a position of trust. She cannot even go to a mosque to pray and must wear burqa whenever she has to go out. These burqa women walking in the streets is one of the most hideous sights one can witness in India. ये B.R. अंबेडकर के विचार हैं और वो ये कह रहे हैं कि जब वो किसी बुर्का पहने हुए किसी महिला को देखते हैं तो उन्हें वो इसका विरोध करते हैं, वो बुर्के का विरोध करते थे। Being completely secluded from the outer world, they engage their minds in petty family quarrels, with the result that they become narrow and restrictive in their outlook. They cannot take part in any outdoor activity and are weighed down by a slavish mentality and an inferiority complex. Parda women in particular becomes helpless, timid. Considering the large number of Parda women amongst Muslims in India, one can easily understand the vastness and seriousness of the problem of पर्दा। वो पर्दे के ही खिलाफ थे। वो कहते थे कि पर्दा करने वाली जो महिलाएं हैं वो कमजोर हो जाती हैं
और वो स्लेविश मेंटेलिटी यानी दास प्रथा की उसका एक हिस्सा बन जाती हैं, स्लेव की तरह बन जाती हैं। और इसीलिए उन्होंने इसमें मुस्लिम प्रथा का खास तौर पर उन्होंने नाम लेकर यहां पर लिखा हुआ है। खास तौर पर मुस्लिम समुदाय में जो बुर्का पहनकर महिलाएं बाहर जाती हैं, निकलती हैं, वो उन्हें पसंद नहीं था, वो इसका विरोध करते थे। ये B.R. अम्बेडकर के शब्द हैं। तो अदालत कह रही है कि व्हाट द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जर्व्ड मोर देन हाफ अ सेंचुरी अगो अबाउट द पर्दा प्रैक्टिस इक्वली अप्लाइज टू वेयरिंग ऑफ हिजाब. There is a lot of scope for the argument that insistence on wearing of parda, veil or headgear in any community may hinder the process of emancipation of women in general and Muslim women in particular. तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो चीफ आर्किटेक्ट हैं संविधान के, उन्होंने तो 50 साल पहले ही इस बात को समझ लिया था, पढ़ लिया था। अगर नटशेल में कहें तो यह फैसला देश को यह बताता है कि पहले हिजाब और फिर किताब की मांग असंवैधानिक है और इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हमारे देश में स्कूलों में हिजाब का समर्थन करने वाले बहुत सारे नेता, धार्मिक कार्यकर्ता और धर्मगुरु, इन सभी ने हाई कोर्ट के इस फैसले को न सिर्फ मानने से इनकार कर दिया, बल्कि अदालत पर अभद्र टिप्पणियां आज दिन भर उन्होंने की हैं। इन कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों का सच ये है कि जब हमारे देश की अदालतें इनके पक्ष में फैसला देती हैं तो ये उनकी जय जयकार करते हैं, लेकिन आज जब अदालत ने इनके खिलाफ फैसला दे दिया तो ये अदालत के ही अपमान पर उतर आए। सोचिए, जो मुस्लिम छात्राएं और विपक्षी नेता कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि उन्हें अदालत का फैसला मंजूर होगा, अब वो ये कह रहे हैं कि इस देश की अदालतें इस बात का फैसला नहीं करेंगी कि इस्लाम में क्या अनिवार्य है और क्या नहीं। अब वो ये कह रहे हैं कि इस अदालत को तो ये फैसला करने का अधिकार है ही नहीं कि इस्लाम में क्या अनिवार्य होना चाहिए और इस्लाम में किसे इस्लाम का हिस्सा, धर्म का हिस्सा बनाना है और किसे नहीं बनाना है। ये वही लोग हैं जो देश के संविधान और लोकतंत्र को अक्सर खतरे में बताते हैं, लेकिन जब इसी संविधान के तहत देश की अदालत कोई फैसला सुनाती है तो वो फैसला इनके पक्ष में नहीं आता तो ये उसे मानने से इनकार कर देते हैं और हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था को भेदभावपूर्ण बताते हैं। आपको याद होगा, जब ये पूरा मामला शुरू हुआ था तब मैंने एक दिन आपसे कहा था कि मान लीजिए अदालत ने इनकी बात मान भी ली तो भी ये बात यहां रुकने वाली नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब ये भी मांग करने लगेंगे कि अदालत में क्योंकि जज किसी दूसरे धर्म का था इसलिए उसने इस्लाम के खिलाफ फैसला दे दिया। आगे चलकर ये भी मांग करेंगे कि उसी अदालत में इनका मामला सुना जाए जहां पर जज भी इस्लाम धर्म का मानने वाला हो, नहीं तो ये जज पर भी सवाल उठा देंगे और आज वही करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस फैसले के बाद कर्नाटक की मुस्लिम छात्राओं ने भी यही किया। इन छात्राओं ने आज इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और यह भी कहा है कि आज अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवित होते तो उनका दिल इस फैसले पर बहुत रो रहा होता। And when the country has given the secular right to follow religion plus culture and education, why is our High Court or Constitution not allowing us? You know what? Dr. B.R. Ambedkar once said that the Constitution is the best thing, but it depends on the people who run it. And clearly it is showing now. It's clear now, like the people who run it are not running it properly. I don't know how to explain it, sir. I don't know what to say. Right now we are mentally collapsed and we don't have any words. We were expecting so much from our Constitution, so much from our country. And we don't have any words right now. If today Dr. B.R. Ambedkar was alive, he would literally cry seeing the Constitution. सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये हमारे देश का। ये छोटी छोटी बच्चियां जिनकी उम्र इस समय पढ़ाई करने की है, इन्हें स्कूल में जाना चाहिए, परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए, अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, और इन लड़कियों को किसी ने इतना भड़का दिया, इनके दिमाग में इतना जहर भर दिया कि आज ये अदालत को चुनौती दे रही हैं। आज ये कह रही हैं कि हमें पढ़ाई नहीं करनी, परीक्षा नहीं देनी, हमें हिजाब पहनना है। ये कह रही हैं पहले हिजाब और फिर किताब, और अगर हिजाब नहीं पहनने दिया तो परीक्षा भी नहीं देंगी। दूसरी बात, इन्होंने ना तो इस्लाम को ठीक से पढ़ा है और ना ही इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ा है। ये छात्राएं कह रही हैं कि आज अगर डॉक्टर अंबेडकर जिंदा होते तो उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं होती। लेकिन आज हम इन छात्राओं को बताना चाहते हैं कि अंबेडकर ने एक बार यह भी कहा था कि इतिहास में ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं मिलता जो गौरव और शोक के क्षण में हिंदू और मुसलमानों को जोड़ती हो। इसलिए हिंदू और मुसलमान एक साथ रह ही नहीं सकते। ये डॉक्टर अंबेडकर के शब्द हैं। और मुसलमानों के लिए
पाकिस्तान जाना ही सही फैसला होगा, ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। ये कह रही हैं कि डॉक्टर अंबेडकर आज बड़े दुखी होते, और अदालत भी डॉक्टर अंबेडकर को ही कोट कर रही है, और अदालत कह रही है कि डॉक्टर अंबेडकर तो बुर्के और पर्दे के खिलाफ थे, डॉक्टर अंबेडकर तो हिजाब के खिलाफ थे, और ऐसा उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। अंबेडकर हिजाब और बुर्के दोनों के खिलाफ थे। आज अगर इन मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब की जगह किताब को महत्व दिया होता और अंबेडकर के विचारों के बारे में ठीक से पढ़ा होता, तो उन्हें पता चलता कि डॉक्टर अंबेडकर हमेशा से ही इस बुर्के के खिलाफ थे, इस हिजाब के खिलाफ थे, और वो कहते थे कि इस बुर्के और हिजाब की वजह से ही औरतों को एक दास की तरह दासी बना दिया गया है। यह फैसला पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे इस्लामिक संगठनों के लिए एक बड़ा झटका है, जो देश की पाठशालाओं में कट्टरवाद का जहर घोलकर उन्हें धर्म की प्रयोगशाला बनाना चाहते थे, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। इसलिए अब वो मुस्लिम छात्राओं का इस तरह से ब्रेन वॉश कर रहे हैं। हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य के सभी छात्रों से हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करने की अपील आज की है। ಇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು। तो आज हम फिर से आपको ये बात बता रहे हैं कि हमारे देश के स्कूलों में ना तो हिजाब की कोई जगह होनी चाहिए और ना ही भगवा की कोई जगह होनी चाहिए। हम दोनों बात कह रहे हैं, अदालत भी यही कह रही है। हिजाब की भी कोई जगह नहीं है और भगवा की भी कोई जगह नहीं है। स्कूल में पढ़ाई की बात होनी चाहिए, स्कूल में स्कूल के यूनिफॉर्म पहनकर जाना चाहिए। आज जो बड़ी बात आपको समझनी है वो ये कि इस फैसले के बाद हमारे देश के खास वर्ग ने भारत की न्याय व्यवस्था पर भी अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बस इसी का इंतजार था, यही होना बचा था। ये लोग कह रहे हैं कि देश की अदालतें ये तय नहीं करेंगी कि इस्लाम धर्म में क्या अनिवार्य है और क्या नहीं। यानी ये लोग सीधे तौर पर अब हाईकोर्ट के फैसले को ही मानने से इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब संविधान को मानने से इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब इस देश के कानूनों को मानने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि जब खुलेआम हमारे देश की अदालतों की अवमानना की जा रही है, जजों पर आरोप लगाए जा रहे हैं और देश के कानूनों को मानने से साफ इनकार किया जा रहा है, तब क्या भारत का संविधान खतरे में नहीं है? तब क्या भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में नहीं है? और क्या आज लोकतंत्र खतरे में नहीं है? और एक बहुत खतरनाक स्थिति आगे चलकर आएगी। आप सोचिए, उस स्थिति में आप क्या करेंगे जब अदालत कह रही है कि ये कानून मानना होगा और एक खास धर्म के लोग ये कह दें कि हमारे धर्म के हिसाब से इस कानून को नहीं माना जा सकता। तो फिर किसका कानून चलेगा इस देश में? किसका संविधान चलेगा? किसका लोकतंत्र चलेगा? और वो जो धर्म निरपेक्षता की बात हो रही है, वो कौन सा धर्म उसमें सबसे ज्यादा मान्य होगा? क्योंकि जब इन्हीं अदालतों में कोई फैसला ऐसे लोगों के पक्ष में आता है तो ये उसका सम्मान करने की बात कहते हैं और ये लेक्चर देते हैं कि कोर्ट से ऊपर कोई नहीं होता, हम सरकार को चुनौती देंगे अदालत में ले जाकर, ऐसा कहते हैं। लेकिन लोअर कोर्ट में इनकी विचारधारा वाले किसी आरोपी को जब जमानत भी मिल जाती है तो ये उसे अपनी बहुत बड़ी जीत बताते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे आतंकवादियों को, बहुत सारे दंगाइयों को कई महीने जेल में बिताने के बाद बेल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है, और जिस दिन उसे जमानत मिलती है उस दिन ये ऐसा जश्न मनाते हैं जैसे अदालत ने क्लीन चिट दे दिया हो, और इस फैसले को ऐसे करके पेश किया जाता है जैसे आरोपी को जमानत नहीं मिली हो बल्कि उसे पूरा निर्दोष ही मान लिया गया हो। लेकिन जब फैसला इनके खिलाफ आता है तो ये उसे एजेंडा बताते हैं, अदालतों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि हमारे धर्म में हमें क्या करना है ये अदालतें हमें नहीं बता सकती। उदाहरण देखिए, वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में बहुत अहम फैसला दिया था। इस मामले में एक महिला अपने मुस्लिम पति से तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने की मांग कर रही थी, लेकिन अदालत ने तब इस मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उसकी शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुई है, इसलिए वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। तब यह मामला काफी चर्चित हुआ था और इस्लामिक संगठनों और विपक्षी नेताओं ने इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया था। पॉइंट यह है, तब तो इन लोगों के लिए हमारे देश की अदालतें निष्पक्ष थी, ईमानदार थी, और आज यही अदालतें इनके लिए भ्रष्ट हो गई और इन्हें अब अपनी ही न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज ट्वीट करके इस फैसले को निराशाजनक बताया है
और कहा है कि यह मामला सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि चुनने की आजादी का मामला भी है। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके लिखा, यह मामला एक कपड़े का नहीं है, ये मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का सवाल है कि वो अपनी पसंद से अपना पहनावा तय कर सकती हैं या नहीं। अदालत ने इस बुनियादी अधिकार की रक्षा नहीं की, ये बहुत बड़ी विडंबना है। ऐसा उमर अब्दुल्ला अपने ट्वीट में लिख रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस फैसले को संविधान के असली मूल्यों के खिलाफ बताया है। ये वो तमाम लोग हैं जो अक्सर संविधान को खतरे में बताते रहते हैं, लेकिन आज यही लोग इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हम इस जजमेंट से डिसएग्री करते हैं, इसको सही नहीं मानते हैं, हमारा संवैधानिक राइट है। और हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट फंडामेंटल राइट जो संविधान में है उसको सस्पेंड करता है। कौन से? राइट टू रिलीजन, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू कॉन्शियस को सस्पेंड करता है। और जो प्रियम्बल में लिबर्टी ऑफ थॉट, इक्वालिटी, जस्टिस की बात संविधान बनाने वालों ने की, उसको ओवरलुक करता है। आप सिर्फ मुझे हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, दूसरों को अपना सिंबल पहनेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन है, वो आर्टिकल 15 का वायलेशन है। इसीलिए हम डिसएग्री करते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट से। भारत में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं है, हिजाब की इजाजत है। आप किसी भी बाजार में है, मार्केट में है, महफिल में है, किसी अन्य जगह पे आप हिजाब पहन सकते हैं। लेकिन जहां पर संविधान के अधिकार की बात हो रही है, वहां पर संविधान के कर्तव्य की बात है। अगर आपके संवैधानिक अधिकार हैं तो उन संस्थाओं के भी संवैधानिक अधिकार हैं जो संस्थाएं की अपने ड्रेस कोड, डिसिप्लिन के जरिए वहां पर शिक्षा का काम कर रही हैं। आप केवल अधिकार की बात करेंगे और संविधान में कर्तव्यों की अनदेखी करेंगे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हमें स्वागत भी करना चाहिए और हम सब जुडिशरी से कोई भी फैसला आता है तो हम सब की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है उसको स्वीकार करना। बात सिर्फ इतनी सी है कि शिक्षण संस्थाओं को ये फ्रीडम है, ये स्वतंत्रता है या नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए शिक्षण संस्थाओं में भी, यूनिवर्सिटी नहीं, कॉलेज की हद तक, क्या उनको ये स्वतंत्रता है कि वो अपने बच्चों के लिए एक ड्रेस कोड को लागू कर सकें। जहां तक आम आदमी या महिला का प्रश्न है, आप पूरी स्वतंत्रता है, आपको जो जी चाहे आप पहनिए, कोई आपको नहीं मना करने वाला। हम आपसे लगातार ये कहते आ रहे हैं कि ये मांग सिर्फ हिजाब तक सीमित नहीं रहेगी और अब वैसा ही हो रहा है। देखिए, हमारी बात बिल्कुल सही निकल रही है और हमें इस बात की खुशी नहीं है, निराशा है। पहले इन मुस्लिम छात्राओं ने स्कूलों के आदेश को मानने से इनकार किया, फिर इन्होंने सरकार के आदेश को नहीं माना और अब कोर्ट ने भी जब ये कह दिया कि स्कूलों में हिजाब पहनना इन छात्राओं का संवैधानिक अधिकार नहीं है, तब ये अदालत का आदेश भी मानने को तैयार नहीं है। यानी इन मुस्लिम छात्राओं को इस देश की व्यवस्था में विश्वास ही नहीं है। ये देश को संविधान से नहीं, अपने धर्म के हिसाब से चलाना चाहती हैं और जो लोग इन मुस्लिम छात्राओं को पीछे से चला रहे हैं रिमोट कंट्रोल से, वो ये चाहते हैं कि ये मामला आगे बढ़ता चला जाए। ये बात हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि इस्लाम धर्म में हिजाब को अनिवार्य नहीं माना गया है। कुरान में केवल मॉडेस्टी का जिक्र किया गया है, यानी इस बात पर जोर दिया गया है कि महिला और पुरुष दोनों इस तरह के कपड़े पहने जो उनकी गरिमा और लाज को बचाकर रखें, बनाकर रखें। लेकिन इस्लाम धर्म के ठेकेदार और मुस्लिम नेताओं ने समय समय पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है इस मामले में। प्राचीन काल में अरब, ईरान और रोम में महिलाओं द्वारा अपने सिर और चेहरे को ढककर रखने की परंपरा थी और इस परंपरा का पालन भी केवल राज परिवार और उच्च वर्ग की महिलाओं तक सीमित था। ये बात उस समय की है जब इस्लाम धर्म अस्तित्व में भी नहीं आया था। 7वीं शताब्दी में जब अरब में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई तो यह पहनावा काफी लोकप्रिय हो गया और इसके अलावा इस्लाम धर्म में जो 5 स्तंभ बताए गए हैं उनमें भी हिजाब या किसी दूसरे तरह के पर्दे का जिक्र नहीं मिलता। किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था में जब धार्मिक कट्टरवाद का जहर घोला जाता है तब वहां किस तरह की व्यवस्था स्थापित होती है, बांग्लादेश उसका सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है। बांग्लादेश के एक मेडिकल कॉलेज ने वहां पढ़ने वाली हिंदू छात्राओं के लिए भी अब हिजाब को अनिवार्य कर दिया है। इस कॉलेज ने अपने एक सर्कुलर में कहा है कि जो हिंदू छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज नहीं आएंगी उन्हें पढ़ने और परीक्षा देने की इजाजत नहीं होगी। और बड़ी बात यह है कि इस फैसले का विरोध वहां की हिंदू छात्राएं ही नहीं कर रही बल्कि कुछ मुस्लिम छात्राओं का भी
इन हिंदू छात्राओं को साथ मिल रहा है और मुस्लिम छात्राएं भी अब बिना हिजाब के कॉलेज में आना चाहती हैं। लेकिन हमारे देश की मुस्लिम छात्राएं पहले हिजाब और फिर किताब की जिद पर अड़ी हुई हैं। सोचिए, भारत के मुसलमान दुनिया में इतने कट्टर क्यों होते जा रहे हैं? दुनिया भर में जो इस्लाम के केंद्र माने जाते हैं, जैसे सऊदी अरब, वो सॉफ्ट इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। वो महिलाओं को और ज्यादा अधिकार दे रहे हैं। वो महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार दे रहे हैं, महिलाओं को बाहर जाने की छूट दे रहे हैं। वहां पर सॉफ्ट इस्लाम को अपनाया जा रहा है। वो अपने आप को अब आधुनिक बनाने में लगे हुए हैं। और ये भारत के मुसलमान हैं जो और पीछे जाना चाहते हैं। वैसे इस धार्मिक कट्टरवाद के कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। सोचिए, अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पश्चिमी देशों की महिला पत्रकार भी वहां पर हिजाब पहनकर रिपोर्टिंग करती हुई देखी गई थी। और इन पश्चिमी देशों की महिलाओं का कहना है कि वो ऐसा करके स्थानीय लोगों की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान कर रही हैं। अफगानिस्तान में आज भी बहुत सी मुस्लिम छात्राओं ने इसलिए कॉलेज जाना छोड़ दिया है क्योंकि वो हिजाब नहीं पहनना चाहती। लेकिन हमारे देश में ठीक इसके उल्टा हो रहा है। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि हमारे देश के मुसलमान शायद तालिबान बनना चाहते हैं। क्या वो अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं इस देश को? कितने बड़े दुर्भाग्य की यह बात है। दुनिया भर के मुसलमान आधुनिक हो रहे हैं, खुल रहे हैं, नई चीजों को अपना रहे हैं, और हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो और ज्यादा कट्टरपंथी होते जा रहे हैं। खास बात आपने देखी होगी, आप तो जानते हैं पहले 1947 से पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हुआ करता था। और ये ऐसा भूखंड है, आज पाकिस्तान के मुसलमान दुनिया भर में सबसे ज्यादा कट्टर माने जाते हैं, बांग्लादेश के मुसलमान सबसे ज्यादा कट्टर माने जाते हैं, और अब भारत के मुसलमान भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को फॉलो कर रहे हैं। ये जो भूखंड है, यहां के मुसलमान अब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कट्टर होते जा रहे हैं। और जो इस्लाम के केंद्र हुआ करते थे जो देश, वो जो देश हैं वो अपने आप को आधुनिक करने में लगे हुए हैं। वो हिजाब से छुटकारा पा रहे हैं। पश्चिमी देश कह रहे हैं कि हिजाब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, बहुत सारे देशों ने लगा भी दिया है। और हमारे देश के लोग वापस पुराने जमाने में जाना चाहते हैं। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि भारत के मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श क्यों नहीं मानते? डॉक्टर कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता था और वो खुद भी एक मुसलमान थे। उन्होंने भारत की परमाणु शक्ति में जबरदस्त विस्तार किया, भारत के राष्ट्रपति भी रहे और अपने आधुनिक विचारों के लिए जाने जाते थे। सोचिए, अगर वो भी अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अपने धर्म को बीच में ले आते तो क्या हमारा देश आज इस मुकाम पर पहुंच पाता? लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हमारे देश के बहुत सारे मुसलमान कलाम को अपना रोल मॉडल मानते ही नहीं है। वो पाकिस्तान के जो कट्टरवादी आतंकवादी संगठनों के जो मुखिया हैं उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। यह विडंबना है कि भारत का संवैधानिक स्टेटस तो सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष है, जो सभी धर्मों में विश्वास और समानता की बात करता है। लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष देश में कानूनों को लेकर यूनिफॉर्मिटी यानी समानता नहीं है, जबकि इस्लामिक देशों में इसे लेकर बाकायदा कानून है। यानी जो देश धर्मनिरपेक्ष हैं वहां समान कानून के रास्ते पर आज तक नहीं चल पाया कोई। लेकिन इस धार्मिक कट्टरवाद की एक ही वैक्सीन है और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमें लगता है जिस तरह से स्कूलों में यूनिफॉर्म को लागू किया गया है, ठीक उसी तरह हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। यानी एक देश और एक कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। तो आखिर में हम दो बात आपसे ये कहना चाहते हैं। हम ये जानते हैं हमारे देश में एक मुट्ठी भर वर्ग है मुसलमानों का जो हिजाब पर जो ये पूरा विवाद चल रहा है इसका समर्थन करता है। आज भी हम जानते हैं हमारे देश में बड़ी संख्या में ज्यादातर जो मुस्लिम छात्राएं हैं वो हिजाब से छुटकारा चाहती हैं। वो चाहती हैं वो अपनी मर्जी के कपड़े पहनकर बाहर निकल सकें, बाकियों की तरह दिख सकें। वो चाहती हैं वो अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई पर ध्यान दें, अपना भविष्य बनाएं, आगे चलकर अच्छी नौकरी करें, अच्छा जीवन यापन करें। और हमें ऐसा लगता है ज्यादातर मुस्लिम छात्र, ज्यादातर मुस्लिम परिवार यही चाहते हैं, अपनी बेहतरी चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं, दुनिया के बेहतरीन कॉलेजों में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। और वो इतने कट्टर नहीं है। लेकिन 1% लोग ऐसे हमारे देश में हैं जो इस कट्टरपंथ की वजह से बाकी के मुसलमानों को भी परेशान करने में लगे हैं। और ऐसे लोगों की वजह से जो बाकी मुस्लिम छात्राएं हैं जो पहले किताब और बाद में हिजाब पर विश्वास करती हैं,
उनको भी लगातार परेशान किया जा रहा है, उनके लिए भी स्थितियों को मुश्किल किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज हम अपने देश के हमारे जितने मुसलमान दर्शक हैं, इस्लाम को मानने वाले जो दर्शक हैं, जो परिवार हैं, वो भी हमारे उतने ही अपने हैं। और वो अपने अंदर झांक कर अगर देखेंगे और अपने बच्चों से पूछेंगे तो वो सब यही कहेंगे कि वो बाकी लोगों की तरह ही स्कूल और कॉलेज में जाना चाहते हैं, वो हिजाब नहीं पहनना चाहते, हिजाब से छुटकारा पाना चाहते हैं, तालिबानी सोच से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसलिए आज हम आपसे अपील करेंगे कि ये जो गलत प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, इसमें मत पड़िए। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हम यहां किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं हर धर्म पर, हर व्यक्ति पर जो भारत का नागरिक है, एक जैसा कानून होना चाहिए। स्कूल में कोई भी धर्म का बच्चा हो, छात्र हो, उसे एक ही यूनिफॉर्म पहनकर जानी चाहिए। उसे ना हिजाब की इजाजत होनी चाहिए और ना ही कुछ और पहनने की इजाजत होनी चाहिए। सब चीजें सबके लिए बराबर होनी चाहिए। ना भगवा होना चाहिए और ना हिजाब होना चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.